लोग आपसे बहुत सारी बातें जानना चाहते हैं, आपके बहुत सारे रिएक्शंस जानना चाहते हैं, रणनीति जानना चाहते हैं। तो मैं शुरुआत तो यहीं से करता हूं कि उत्तर पूर्व के 3 राज्यों के नतीजे अभी हाल ही में आए हैं और आपके लिए बड़े अच्छे रहे वो नतीजे। आप इन नतीजों का विश्लेषण कैसे करते हैं? बीजेपी के लिए क्या हिट्स हैं और क्या मिस हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये जो नतीजे कल आए, ये नतीजे कोई 2 दिन के नतीजे नहीं हैं। ये एक प्रधानमंत्री जी की लंबी सोच, दूरदृष्टि, संकल्प और कड़ी मेहनत के साथ फोकस्ड होकर के काम करना, ये उसका बेसिक रीज़न रहा है। और अगर मैं देखूं इन नतीजों को तो आपके ध्यान में आएगा कि आज रिजल्ट्स कैसे आए हैं। 8 स्टेट्स में आज भारतीय जनता पार्टी नॉर्थ ईस्ट की 8 स्टेट्स में से 7 स्टेट्स में गवर्नमेंट में है, जिसमें से 5 में हम रिपीट हो चुके हैं। ये बताता है कि प्रधानमंत्री जी ने जब वो प्रधानमंत्री बने उस समय कि नॉर्थ ईस्ट का देखने का नज़रिया क्या था, हमारी परसेप्शन क्या थी। बंद, ब्लॉकेड, इंसर्जेंसी, टारगेटेड किलिंग, टारगेटेड एब्डक्शन, ये वहाँ का द ऑर्डर ऑफ द डे था। आज पीस, प्रोस्पेरिटी, डेवलपमेंट, सबको साथ लेकर के चलना, ये आज का रास्ता बना है। इसका मूल कारण है कि प्रधानमंत्री जी ने सीरियसली इस बात को कहा कि अगर देश के अन्य हिस्से विकसित हो सकते हैं तो नॉर्थ ईस्ट क्यों नहीं विकसित हो सकता है, और उसको मेन स्ट्रीमिंग करने की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री जी खुद more than 50 times he has visited North East. Many ministers have been going there. मेन स्ट्रीमिंग हुई है, कनेक्टिविटी बनाई गई है, और प्रधानमंत्री जी के प्रति और उनके कारण भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक अटूट विश्वास नॉर्थ ईस्ट के लोगों के मन में जगा है। और आप देखेंगे कि ट्राइबल्स और हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी जो वहाँ मेजॉरिटी में है, उनका हमको सपोर्ट मिला है। नागालैंड में हमने दूसरी बार सरकार बना ली, हमने मेघालय में अपना वोट शेयर को बढ़ा लिया, हम त्रिपुरा में दोबारा आ गए। तो ये सब बताता है कि ये जो दूरदृष्टि लेकर के चले, और उसमें एम्पावरमेंट ऑफ द विलेज, एम्पावरमेंट ऑफ द विमेन, एम्पावरमेंट ऑफ यूथ, एम्पावरमेंट ऑफ मार्जिनल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, एम्पावरमेंट ऑफ फार्मर्स, ये सब चीज़ों का एक कुल मिलाकर के इफेक्ट ये आया कि हमको अभी तक दूर रखा गया था विकास से। और कांग्रेस पार्टी ने इसको तो एटीएम समझ लिया था। ये तो यहाँ से भ्रष्टाचार करवाते थे और पैसा की उगाही होती थी, यही उनका धंधा था, और ये इसी में रंग ढंग में वो चले हुए थे। आज उन्होंने विकास देखा, और रोड कनेक्टिविटी, एयरवेज कनेक्टिविटी, आज 18 एयरपोर्ट्स बन रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जो दिल्ली से 2 घंटे के अंतराल में नहीं पहुंचा जा सकता है। पर इसलिए जी, न दिल्ली दूर है और न दिल से वो दूर है, और इस कारण से इन नीतियों का असर पड़ा, पॉलिसीज का असर पड़ा, और इस कारण से मैं देखता हूं कि नॉर्थ ईस्ट के जो ये नतीजे आए हैं, ये उसका जीता जागता प्रमाण है, विश्वास है और सपोर्ट है। पर आपके विरोधी ये कहते हैं कि जो जीत है बीजेपी की वहाँ ये ऑर्गेनिक नहीं है, ये कोई आपके कार्यकर्ताओं ने आपको जीत नहीं दिलाई है। आप असल में या तो रीजनल पार्टियों के कंधों पर चढ़कर वहाँ पर अपनी स्थिति मजबूत कर रहे हैं, या उनके एमएलएज को तोड़कर यहाँ पर ला रहे हैं। जैसे मैं आपके सामने एक उदाहरण देता हूँ। मेघालय में टीएमसी आपसे बड़ी पार्टी है। मेघालय में अगर आप देखेंगे बीजेपी की 2 सीटें हैं, कांग्रेस की 5 हैं, टीएमसी की 5 हैं। तो इस तरह की जो स्थिति है वहाँ पर सरकार में आप जरूर हैं, लेकिन एक राज्य को छोड़कर बाकी हर जगह आप किसी न किसी क्षेत्रीय दल के कंधे पर बैठे हुए हैं। देखिए, मैं फिर आपको बताऊंगा कि पार्टी जब ग्रो करती है तो पार्टी एक दिन में नहीं ग्रो करती है। पार्टी को बहुत से लोगों को साथ लेकर के चल करके ही आगे बढ़ने का रास्ता होता है। लेकिन आप देखिए कि इन सभी जगहों पर ये पार्टियां भी स्टेबल नहीं थी, बीजेपी के साथ मिलने के बाद स्टेबल हुई। क्यों हुआ ऐसा? व्हाई इट हैज हैपेंड? बिकॉज ग्रास रूट लेवल पर पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ ऑर्गेनिक है। हमको वोट शेयर हमारा मेघालय में बढ़ा, सीट्स में कन्वर्ट नहीं हुआ, लेकिन क्या तुरा की प्रधानमंत्री जी की रैली आपने देखी, आपने रोड शो देखा,
तो ये अगर हमारी संगठन की ताकत नहीं होती तो ये इस तरीके का रिस्पांस नहीं मिलता। मैं रात को शिलोंग में जो मेरी सभा हुई और जो रिस्पांस मिला, वो अगर बूथ की वर्किंग स्ट्रांग नहीं होती तो वो सपोर्ट नहीं मिलता। और उसी तरीके से देखिएगा कि इन पार्टियों को जिनके सहारे साथ भी हम चलते हैं, उनको भी हमसे ही स्टेबिलिटी मिलती है, हमसे ही ताकत मिलती है, हमारा उनको प्रति कंट्रीब्यूशन होता है, इस कारण से वो चलती है। थोड़े दिन पहले तक आप खुद कहते थे कि मेघालय में सबसे करप्ट सरकार है, भ्रष्टाचार वहां पर बहुत बड़ा इशू है। अब आप उन्हीं के साथ मिलकर फिर अब नई सरकार बना। देखिए, हमेशा हमारे को जब भी हम बात करते हैं तो हम पॉलिटिक्स में क्लीनिंग की बात करते हैं, और क्लीनिंग की बात करते हैं तो करप्शन फ्री गवर्नमेंट्स को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। और हम हमेशा इस बात को कहते हैं कि जो हमारे को ऑल्टरनेटिव सिचुएशन मिली है, उस ऑल्टरनेटिव सिचुएशन में जिनके साथ हम चल सकते हैं उनके साथ हम चलने का प्रयास करते हैं। तो आपके पास एक वॉशिंग मशीन है, उस वॉशिंग मशीन में आप उसको डाल देंगे, वो साफ हो जाएगा? नहीं, वॉशिंग मशीन नहीं है हमारे पास सुधीर जी, एक वर्किंग कल्चर है। वो वर्किंग कल्चर ये है कि इफ यू हैव टू कम विद अस, we have to work in a certain manner, and that manner needs certain amount of style of functioning should be clean, and we should be corrupt free government. जी, आपने देखा होगा नड्डा जी, नॉर्थ ईस्ट का जो पूरा कल्चर है, जो वहाँ के वोटर्स का स्वभाव है, वो बहुत अलग है। बीजेपी को एक नेशनलिस्ट हिंदू पार्टी माना जाता है, हिंदुओं की पार्टी। और वहाँ नॉर्थ ईस्ट में एक ये भी कल्चर वो होता है कि वो एक मेन स्ट्रीम हिंदी हार्टलैंड की पार्टी से एसोसिएट नहीं करते। तो आप तो अध्यक्ष हैं इस पार्टी के, आपको किस तरह के बदलाव करने पड़े ताकि वो जो ट्राइबल वोटर है या जो क्रिश्चियन वोटर है वहाँ का, वो भी आपके साथ एसोसिएट हो जाए, वो उसको आप में कुछ दम लगने लगे कि ये भी हमारे लिए कुछ कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो समझ लीजिए कि हमारे विरोधियों ने डिविजिव पॉलिटिक्स को हमेशा सपोर्ट किया, और हमारे विरोधियों ने वोट बैंक की पॉलिटिक्स की। और वोट बैंक की पॉलिटिक्स में एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाना, एक कम्युनिटी को दूसरे कम्युनिटी से लड़ाना, एक ट्राइब को दूसरे ट्राइब से लड़ाना, ये उनका उद्देश्य रहा। लेकिन हम लोगों ने शुरू से मंत्र पकड़ा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और इसीलिए नागालैंड जैसी जगह में भी अगर हमारे 12 एमएलए जीत करके आते हैं और दोबारा जीत करके आते हैं, तो बिना क्रिश्चियन कम्युनिटी के सपोर्ट के नहीं हो सकता है। इसलिए वहाँ की जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उनका हमको सपोर्ट मिला। उसी तरीके से अगर हम देखें, गोवा में हम दूसरी बार आ गए सरकार में। कैसे हुआ? वहाँ क्रिश्चियन कम्युनिटी साइजेबल वो है, उन्होंने हमको फिर से सपोर्ट किया। तो हम हमेशा इस प्रिंसिपल को लेकर के चले, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। लेकिन हमारे विरोधी ने डिविजिव के लिए डर पैदा करने का प्रयास किया, और उन्होंने हमारे बारे में मिथ्य प्रचार भी बहुत किया, फॉल्स प्रोपोगेंडा भी बहुत किया। लेकिन हमारी साधना, प्रधानमंत्री मोदी जी की साधना और एक एफर्ट के साथ, सबको साथ लेकर के चलने का नतीजा है कि आज हम नॉर्थ ईस्ट में उनके साथ, हमने कोई चेंजेस नहीं किए। हमारा आज भी मानना ये है, जस्टिस टू ऑल, अपीजमेंट टू नन। सबको साथ लेकर के चलना है और सबका विकास करना है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत में किसको सपोर्ट मिल रहा है? जो मार्जिनल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, किसी भी धर्म के हों, किसी भी कास्ट के हों, किसी भी सब कास्ट के हों, उनको सपोर्ट मिल रहा है। तो ये हमारा जो सोच रही है वो कभी भी सेक्टेरियन नहीं रही है। और अगर हिंदू की बात करते हैं आप, हिंदू पार्टी, तो हमको एक समय में कहते थे बनिया पार्टी है, फिर हमको कहने लगे ये शहर की पार्टी है। कल प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में इस बात को बहुत अच्छे से उल्लेख किया। फिर हमको कहने लगे कि ये अगड़ों की पार्टी है, फिर अब पिछड़े भी साथ जुड़ गए तो ये अब सिर्फ अगड़े पिछड़ों की पार्टी है। अब ये हमारे ऊपर फॉल्स एलिगेशन। लेकिन हम ट्राइबल्स के भी हैं, हम दलितों के भी हैं, हम सभी जातियों के लिए हैं, और सबको साथ लेकर के एक सूत्र में पिरो करके चलने वाले। अभी आपने साधना की बात की, आजकल कोई तपस्या की बात कर रहा है, कोई साधना की बात कर रहा है, तो आप तपस्या कर रहे हैं कि साधना कर रहे हैं? दोनों में फर्क क्या है? नहीं, आप देखिए, शब्द कोई भी आप चुन लें। तपस्वी तो आजकल बाहर गए हुए हैं, नहीं, वो ठीक है। देखिए, उनको भारतीय जनता पार्टी के कार्यशैली से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, अच्छी बात है। वो कुछ अच्छे कामों में लगाएं, अच्छा रहेगा। मैं उन पर कमेंट करूं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि देखिए, अब मैंने कई बार भी इस बात को कहा कि कोई जनेऊ लगा करके आजकल घूम रहा है,
कोई मंदिर में जाकर के न्यूज बन रहा है। मैं जाता हूं तो न्यूज क्यों नहीं बनती है? इसलिए नहीं बनती है क्योंकि हम ओरिजिनली इन चीजों के प्रति रहे हैं। जो लोग वोट बैंक की पॉलिटिक्स से ये सब चीजें करते हैं, उनके बारे में प्रश्न खड़े होते हैं। तो आपने तपस्या शुरू की है, बहुत बहुत बधाई है आपको। आपकी तपस्या आपको साधना के माध्यम से सही गंतव्य स्थान पर ले जाए, बहुत अच्छी बात है। आपको सुबुद्धि आए, बहुत अच्छी बात है। हम तो चाहेंगे कि हेल्दी कंपटीशन। अभी तपस्वी की बात हो ही रही है, मतलब राहुल गांधी की बात हो ही रही है। आपने देखा राहुल गांधी का नया लुक जो अभी वो कैम्ब्रिज में गए हैं? मैं हमेशा बात कहता हूं कि देखिए, ब्रांडिंग करना, अपने लुक्स के माध्यम से पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाना, ये चीजें अब ये गया जमाना हो गया है। आप जो ओरिजिनल है, आज देखिए सोशल मीडिया ये सब आपके इतने 650 स्लाइसेस कर देता है, 360 स्लाइसेस कर देता है। योर पर्सनैलिटी इज इन पब्लिक डोमेन। तो ये इस तरीके से कोई किसी को प्रभावित करना, ये ठीक है। लोगों में मार्केटिंग शब्द है तो है अब, लेकिन सही बात तो यह है कि पॉलिटिक्स अगर सेवा भाव से किया जा रहा है तो गरीबों का दिल तो मेहनत से ही जीता जाता है, ब्रांडिंग करके और लुक से नहीं जीता जाता। पर अभी जो उन्होंने कैम्ब्रिज में भाषण दिया, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, उसमें कई बड़े गंभीर बातें उन्होंने कही हैं, और वो बातें ना तो भारत को जोड़ती हैं, भारत को असल में तोड़ती हैं, भारत को बदनाम भी करती हैं। आपने भी उनके बयान देख लिए होंगे। वो कश्मीर को, मैं जो पुलवामा का अटैक था उसको आतंकवादी हमला मानने के लिए तैयार नहीं है। वो ये भी कह रहे हैं कि सरकार ने मेरे फ़ोन में पेगासस सॉफ्टवेयर लगा रखा था। वो ये भी कह रहे हैं कि विपक्ष के लोगों को नकली केसेस में फंसाया जा रहा है। ये सारी बात वो विदेश में जाकर और विदेशी कैम्ब्रिज में पढ़ने वाले छात्रों और वहाँ के लोगों के बीच में जाके कह रहे हैं। इससे क्या मैसेज जाता है? देखिए, सबसे पहली बात आप समझिए, मैंने उनको कई बार कहा, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि सुबुद्धि आए। वो मोदी जी का विरोध करते करते भारत का विरोध करने लगे। उनको ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि विरोध का स्तर क्या होना चाहिए और विरोध किन मुद्दों का होना चाहिए। आपने सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न नहीं खड़े किए थे क्या? आपने एयर स्ट्राइक पर प्रश्न नहीं खड़े किए? आज पुलवामा पर आप प्रश्न खड़े कर रहे हो, और कहां कर रहे हो? विदेश की धरती पर जाकर के कर रहे हो। ये राष्ट्रीयता का प्रमाण है क्या? फिर उसी तरीके से आप कश्मीर के बारे में आप जो इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहे हो, सारी सिक्योरिटी फोर्सेस के माध्यम से जब आप भारत जोड़ो यात्रा में निकले हुए थे, किस अंदाज से और कितनी बड़ी संख्या में आपने वहां पर रैली करने की कोशिश की। उस बर्फ में आपको सिक्योरिटी मिली, लेकिन आप वहां पर उसको आतंकी से ग्रसित स्टेट को की इमेज आप देने की कोशिश कर रहे हो। ऐसे बयान देने से आपको यह ध्यान में नहीं आता है कि आप देश का कितना नुकसान कर रहे हैं और देश विरोधी वक्तव्य दे रहे हैं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी का विरोध करते करते। ये कोई रंग है, न ये कोई ढंग है, और न ही इस तरीके से पॉलिटिक्स चलती है। आप इस कोई विरोधाभास देख रहे हैं? भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो वो बात कर रहे थे कि हम भारत को जोड़ेंगे, और अब जो वो बयान दे रहे हैं, उसमें कोई विरोधाभास है या दे आर इन सिंक? जोड़ो या छोड़ो, भारत छोड़ो। आप देखिए, ये मैंने आपको पहले कहा कि ये भारत को जोड़ कहाँ रहे हैं। मैंने उनका कंडक्ट आपको जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का दिया। मैंने उनका कंडक्ट भारत तेरे होंगे टुकड़े टुकड़े इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ये तो इनके साथ दाएं बाएं घूमते रहे यात्रा के अंदर ऐसे लोग। हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। सुप्रीम कोर्ट का जज जिसने फांसी दी वो कातिल हो गया। प्रणब मुखर्जी जिसने फांसी को अपहेल्ड किया वो कातिल हो गए। ऐसे नारों के साथ जो अपने आप को जेएनयू में जाकर के राहुल गांधी ने जोड़ा, ये जब तक देश से माफी नहीं मांगेंगे, इनका भारत जोड़ो यात्रा तो है ही नहीं, ये तो तोड़ो। और जो लोग इनके साथ चले, आप देखिए, आप सारी यात्रा देख लीजिए, जो लोग देश के खिलाफ वक्तव्य देते हैं, देश को कमजोर करने के लिए हर समय तैयार रहते हैं, देश को नीचा दिखाने के लिए, देश को कमजोर वातावरण क्रिएट करने के लिए हमेशा साथ देते हैं, ऐसे लोग राहुल गांधी जी के यात्रा में दाएं बाएं उनके साथ दिखे। तो ये जोड़ो यात्रा कहां थी? ये तो तोड़ो यात्रा थी। अब मैं बिग पिक्चर पर आता हूं। बिग पिक्चर मतलब, क्योंकि ये राजनीतिक इंटरव्यू है हमारा, इस समय लोग अब अगले लोकसभा चुनाव की बात करना लोगों ने शुरू कर दिया है।
बीजेपी ने अपना लक्ष्य जरूर रखा होगा। अभी जो हमें पता चला, कोई 300 सीट कहता है, कोई 350 सीट कहता है। क्या ये रियलिस्टिक गोल है जो आपने रखा है? देखिए, हम लोग आपस में जब रणनीति बनाते हैं तो सारी चीज़ों की चर्चा करते हैं। अभी कोई हमने ऐसे टारगेट नहीं दिया, लेकिन हाँ, वी आर गोइंग टू इंक्रीज अवर वोट शेयर एंड वी आर गोइंग टू इंक्रीज अवर सीट शेयर। इसको हम आगे बढ़ाएंगे। अभी चुनाव एक, जिसको बोलते हैं कि एक चुनावी मूड में लोग आए हैं। आगे चल करके हम आपको नंबर और फिगर्स भी देंगे। पर आपको ऐसा नहीं लगता, बीजेपी अध्यक्ष होने के नाते ये तो आपके साथ भी नाइंसाफी है? मतलब टारगेट्स आपके, हर साल आपके टारगेट्स और बढ़ा दिए जाते हैं। प्राइवेट सेक्टर में हम ऐसा देखते हैं कि कंपनियां टारगेट्स बढ़ाती चली जाती हैं, पर आपके साथ भी मैंने ऐसा देखा, जब से आप बने हैं आपके टारगेट्स भी हर साल बढ़ जाते हैं। हाँ, वो बढ़ने चाहिए, क्योंकि हमारे पार्टी के कार्यकर्ता बहुत लगन से काम कर रहे हैं। उनकी कैपेसिटी जब एनहांस होती है तो टारगेट्स बढ़ने ही चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने हम लोगों को सिखाया है स्पीड, स्केल और स्किल, तीनों पर एक साथ काम करना है। तो जब इन तीनों पर काम करना है तो पार्टी को भी अपनी स्पीड भी बढ़ानी पड़ेगी, स्केल भी बढ़ाना पड़ेगा और स्किल्स को भी अपडेट करना पड़ेगा। तो वो हम कर रहे हैं। और मैं अकेला नहीं कर रहा हूँ, इतनी बड़ी पार्टी है, बहुत साइंटिफिक तरीके से चलती है। इसलिए आपने देखा होगा कि मेरे चेहरे पर कभी शिकन नहीं आती, क्योंकि हम बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से, ये ऐसा नहीं कि ये हमारे ये काम करने की जो साइंटिफिक तरीके से हम पार्टी को आगे ग्रो कराते हैं, इस कारण से ये हो पाता है। अच्छा, हम लोग जैसे एग्जिट पोल करते हैं तो हम एग्जिट पोल के जरिए बताते हैं अपने दर्शकों को कि इस पार्टी की कितनी सीटें आ रही हैं। आपको कितना रियलिस्टिकली पता होता है कि आपकी कितनी सीटें आ रही हैं? क्या आप पहले से जानते हैं? एक अंदाजा होता है आपके पास? होता है, अंदाजा हो जाता है। अंदाजा होने का तरीके अलग अलग हैं। आप लोगों से पूछते हैं, हम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट से पूछते हैं, कई सेक्शन से पूछते हैं, आप जैसे जर्नलिस्टों से भी पूछते हैं। सबकी बातचीत से ध्यान में आ जाता है कि क्या चल रहा है। फिर उसके बाद हम सीट टू सीट भी एनालिसिस करते हैं। सीट टू सीट पर भी हम इंडिविजुअल से पूछते हैं और पार्टी वर्कर से भी पूछते हैं, तो एक कॉमनर से भी पूछते हैं। तो हमको अंदाज़ा तो हो ही जाता है और उस अंदाज़ा को लेकर के हम चलते हैं। अभी कल आप पार्टी मुख्यालय गए थे प्रधानमंत्री मोदी के साथ, तो कैसा मूड था उस समय जीत को लेके? कभी आपसे भी पूछते हैं कि ठीक है, अच्छा है, लेकिन कुछ कमी भी रह गई? नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा वक्त से आगे और समय से आगे सोचने वाले व्यक्ति हैं, और इसलिए वह कभी रुक जाना, कभी अपने टारगेट्स के बारे में वहीं संतुष्ट हो जाना, ये उनके स्वभाव में नहीं है और वो पार्टी में भी स्वभाव को पनपने नहीं देते हैं, और हम सब लोग इन बातों को ध्यान में रखते हैं। दूसरी बात ऐसी है कि उनकी क्रिएटिविटी इतनी ज़्यादा रहती है और कि वो हमेशा हमको आइडियाज़ देते रहते हैं। इसलिए जब वो आइडियाज़ देते रहते हैं तो उस पर इम्प्लीमेंट भी होना है। तो अगर इम्प्लीमेंट होना है तो हमको एक्टिविटी बढ़ानी पड़ती है। तो ये ठीक है, जिसको कहते हैं कि रुक जाना नहीं, तू कहीं हार के तो रुकना नहीं है, चलते रहना है। और हम तो, उनका कहना है रुक जाना नहीं, तू कहीं जीत कर। जी, इसीलिए आपकी जो बीजेपी को कहते हैं पार्टी विद अ डिफरेंस, कोशिश है जी। हाउ डू यू रेट योर सेल्फ एज बीजेपी प्रेसिडेंट? अब तो समय हो गया आपको, अब अगर आपको अपना आकलन करना हो देखिए तो सुधीर कैसे जी, करेंगे? देखिए सुधीर जी, मैं अपने बारे में आकलन खुद नहीं करता हूं, मैं दूसरों पर छोड़ देता हूं, और मैं इंडिविजुअल हूं भी नहीं। मैं, मेरी ये थॉट प्रोसेस में ही एक अंतर है कि मैं कभी आई में बात ही नहीं करता हूं, मैं वी में बात करता हूं। इसलिए सक्सेस इज ऑल विथ ऑल ऑफ अस। हाँ, विफलता होती है तो मैं उसकी जिम्मेवारी लेता हूं, फोर फ्रंट पे खड़े होकर के लेता हूं कि ठीक है, उसको सुधार करना हमारी जिम्मेवारी है, यहां पर हम पर्सनल इंटरवेंशन करेंगे। लेकिन सभी लोग मिलकर के काम करते हैं और उसका ही नेट नतीजा होता है। मेरे 5 बार के प्रवास से नॉर्थ ईस्ट बदल गया ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री जी की सोच 2014 से चल रही है। एक्ट ईस्ट काम हुआ है, रेलवेज में काम हुआ, सारी चीज़ों में काम हुआ, उसका नतीजा है जो उन्होंने इंडिविजुअल एम्पावरमेंट लोगों को दिया, पॉलिसीज बनाई, प्रोग्राम्स बनाए, हमने उसको वोटर तक पहुंचाने का प्रयास किया। इसलिए इट इज नॉट इंडिविजुअल मी, इट इज द लीडर प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड द वर्कर्स टुगेदर।
तो इसलिए रेटिंग होती है, तो मैं सब जो भी है वो हमारी पार्टी का ही है, इसलिए मैं इंडिविजुअल उसको पर मान मैं सकता हिसाब लगा रहा था, जब से आप अध्यक्ष बने हैं 20 चुनाव आपने लड़े हैं पार्टी ने आपके नेतृत्व में, 20 में से आपने 13 जीते हैं। हूं। ये सब कार्यकर्ताओं का और प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व के कारण लोगों का विश्वास बना है। मैं उसका एक छोटा सा पुर्जा हूं जो उसको आगे बढ़ाने में काम कर रहा है। देखिए, हर पार्टी में एक चीज़ ये भी होती है कि अब जैसे आपकी पार्टी में भी अगर जीत हुई तो लोग कहते हैं मोदी मैजिक है, और अगर हार हुई तो कहते हैं कि संगठन में कोई कमी रह गई। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री मोदी जी हर चीज को अपनी दृष्टि से ही लेते हैं, ऐसा इस तरीके की बात नहीं है। लेकिन हम सब लोग मिल करके काम करते हैं, और प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व तो है ही है, वो मोदी मैजिक तो वर्क करता ही करता है। लेकिन हम वो कोई पार्टी को दोष दें, ऐसा कभी नहीं है। वी टेक इट, हम इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, उसको फिर कैसे उसको ठीक किया जा सकता है इसके लिए प्रयास करते हैं। हार में भी पॉजिटिविटी क्या रही है उसको भी देखते हैं। मतलब अगर हार गए तो सब कुछ निंदनीय हो जाए, ये भी कोई उचित सोच नहीं है। उसके कुछ पहलू हैं जो बहुत अच्छे भी रहे होंगे, उनको और आगे बढ़ाएंगे, और फिर से हम आगे आकर के उसको ठीक करेंगे। इस तरीके से हम काम करते हैं। हाल ही के दिनों में आपने जो चुनाव लड़े, और देखिए, मैं आपको बताऊं सुधीर जी, ये प्रॉब्लम तब होती है जब आप अपने में ही जीने लगते हो। हम अपने में है ही नहीं। हमारा जीवन खुली किताब है। मतलब हमको हमारी एक्टिविटी सब लोग देखते हैं, और हमारी पार्टी की एक्टिविटी सब लोग देखते हैं। तो मेरे आकलन से कुछ बनने वाला नहीं है। जो लोगों का आकलन होगा वही सच्चा होगा। तो हम उसको पकड़े और उसमें कैसे इंप्रूवमेंट कर सके, इसकी हमको चिंता करनी चाहिए। आप एक ऐसी टीम के कप्तान हैं। कई बार हमने देखा है ना, जैसे अगर आप क्रिकेट टीम में भी देख लें तो बहुत बार ऐसा होता है कि कप्तान अलग है, लेकिन कप्तान एक या दो प्लेयर ऐसे हैं जिनका स्ट्रेचर कप्तान से भी ज्यादा ऊंचा है। वो कप्तान नहीं है, पर वो, जैसे मान लीजिए सचिन तेंदुलकर कप्तान नहीं है लेकिन वो टीम में खेल रहे हैं, उनका स्ट्रेचर बहुत ऊपर है। आपको भी कभी ऐसा लगता है कि आप टीम के कप्तान हैं लेकिन आपकी टीम में दो प्लेयर ऐसे हैं जिनका स्ट्रेचर बहुत ही आइकॉनिक है? बिल्कुल, होना भी चाहिए। देखिए, मैं आपको फिर बताता हूं, ये भी अगेन इंडिविजुअलिस्टिक सोच के कारण पैदा होती है। मुझसे किसी ने इंटरव्यू में पूछा कि यू हैव टू गॉट बिग शूज टू फिल। मैंने कहा, शू गया कहां है जो हमको फिल करने की जरूरत है? हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे को सपोर्ट करने के लिए और आइडियाज देने के लिए और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमेशा हमारे साथ हैं, तो और हम उनका पूरा सदुपयोग करते हैं। अमित शाह जी हमेशा हमारे साथ हैं, और वो हमारे को हमेशा हम सहयोग करने के लिए तैयार रहते हैं, और मैं उनका सहयोग पूरा लेता भी हूँ। राजनाथ जी हमारे साथ हमेशा खड़े हैं। तो ये सभी सीनियर लीडर्स, ये जो एक्स प्रेसिडेंट्स हैं और जो लीडर्स हैं, ये सब हमारे साथ मिल करके काम कर रहे हैं। आपने जब खेल का उदाहरण दिया तो मैं बार बार इस बात को कहता हूँ। देखिए, कैप्टन विकेट कीपर हो सकता है, लेकिन कैप्टन बन जाने के बाद वो बॉलर बन जाए तो काम नहीं चलता। बॉलर का काम बॉलर को ही देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आप कैप्टन बन गए और आप मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हैं, तो आप ओपनर चले जाएंगे बिकॉज यू आर अ कैप्टन, तो आप गेम को खराब करेंगे। इसलिए मैं हमेशा सब लोगों को बोलता हूं कि कैप्टन बन जाने से प्लेसमेंट नहीं बदलता है। आप सेंटर फॉरवर्ड नहीं हैं, आप फुल बैक हैं फुटबॉल में, और आप कैप्टन बन गए तो आप सेंटर फॉरवर्ड चले जाएंगे बिकॉज यू आर द कैप्टन एंड यू हैव गॉट द लिबर्टी टू डू दैट। तो आप गेम को स्पॉइल करेंगे। सेंटर फॉरवर्ड ही होता है, फुल बैक ही होता है। बिना फुल बैक के सेंटर फॉरवर्ड भी सफल नहीं होते हैं, और सेंटर फॉरवर्ड के बगैर फुल बैक भी सफल नहीं होता। बिना विकेट कीपर के कोई अच्छा बॉलर भी और फील्डिंग ना हो तो दिक्कत आती है। तो ये टीम स्पिरिट होती है, और टीम स्पिरिट में हमेशा इस बात को ध्यान में रखना पड़ता है। और आई फील प्रिविलेज कि जिस पार्टी का मैं प्रेसिडेंट हूं, उसमें दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण शख्सियत जो इनकी दुनिया थाती मानती है, उनके व्यक्तित्व को मानती है, वो अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता हैं तो ये हमारे लिए सौभाग्य के लिए एक एज है ये। हाँ। और इसका हमको सदुपयोग करना चाहिए। अगर हमारे अमित शाह जी
जो राजनीतिक दृष्टि से बहुत सी चीज़ों की दूर तक पहचान रखते हैं, ऐसे व्यक्ति अगर हमारे पार्टी में हमको हमेशा अवेलेबल हों तो ये मेरा सौभाग्य है और मैं इसको आगे लेकर के चलता हूँ। ये जो इंडिविजुअलिस्टिक सोच है ये पार्टी के लिए हानिकारक होती है। अब इसी पर मुझे जो आपके काउंटर पार्ट हैं कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके बारे में कहते हैं कि भाई उनका वो अध्यक्ष तो हैं लेकिन उनका रिमोट कंट्रोल गांधी परिवार के पास है। आपका रिमोट कंट्रोल किसके पास है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं उनके बारे में, जब आपने कहा कि रिमोट कंट्रोल, कांग्रेस पार्टी ये यूपीए की 10 साल की सरकार चली, कैबिनेट के डिसीजंस कहाँ होते थे और कैबिनेट के डिसीजंस को मोहर कहाँ लगती थी, कैबिनेट के फैसले हुए ऑर्डिनेंस का राहुल गांधी ने भरे बाजार में उसको फाड़ा, ये सबने देखा। तो ये अथॉरिटी किसके पास थी और ये अथॉरिटी कैसे चलती थी, आपके ध्यान में आया होगा, रिमोट कंट्रोल की बात है। दूसरी बात, आप अभी जो खड़गे साहब के बारे में बोल रहे हैं वो जानते हैं मैं, और उसमें मेरी तकलीफ क्या है कि उनका रिमोट कंट्रोल पार्टी के पास नहीं है, एक परिवार के पास है, और ये डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। और इसीलिए हम कहते हैं डायनेस्टिक रूल इज ऑलवेज अ प्रॉब्लमेटिक। और यही बात मेरे को मिसकोट भी किया जाता है जब मैं कहता हूं कि आगे चल करके ये पार्टियां बीजेपी से लड़ने लायक नहीं रहेंगी, उसके पीछे साइंटिफिक रीजन है। अब आपने बात की हमारी बात, हम भारतीय जनता पार्टी एक कार्डर बेस्ड पार्टी है, एक आइडियोलॉजिकल बेस्ड पार्टी है विथ मास फॉलोइंग है। हमारे यहाँ सारी चीजें एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से चलती हैं। उस स्ट्रक्चर्ड तरीके में प्रधानमंत्री जी हमारे सबसे टॉलेस्ट लीडर, और हम सब लोग उनके ही नेतृत्व में काम कर रहे हैं, पार्टी भी उनके साथ उनके नेतृत्व में काम कर रही है। इसलिए, और वो कोई फैमिली रूल नहीं है, वो पार्टी के तब से निकले हुए सीनियर मोस्ट कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, जिनके साथ हम आज आप बीजेपी अध्यक्ष हैं, आपका बेटा कभी बीजेपी अध्यक्ष बन सकता है? नहीं, वो अपने रास्ते चलेगा, उसको वो कभी इस तरीके से सोच ही नहीं सकता। इस तरीके की बात, वो अपने रास्ते चले, अपनी तपस्या से कभी कोई बात होती होगी, कोई कार्यकर्ता बन जाएगा, बहुत बड़ी बात है अगर कार्यकर्ता ही बन जाए। लेकिन बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग माय सन, he is not going to get even a membership in Bharatiya Janata Party. That's a big statement. Yes, and he has to work for it if he wants to come. That does not happen in Bharatiya Janata Party. और इसीलिए हमने डायनेस्टिक पार्टी के, हमारे यहाँ क्या है, पार्टी ही परिवार है, उनके यहाँ परिवार ही पार्टी है। तो ऐसे यही तो चैलेंज है, और इसको रोकने के लिए सेल्फ रिस्ट्रेंट, सेल्फ डिसिप्लिन, ये पहली शर्त है और ये हमको रखना पड़ेगा। अब मैं रणनीति पर आता हूं। 2014 में जब आप सत्ता में आए तो लोग बदलाव चाहते थे, क्योंकि उन्होंने उससे पहले सत्ता में आपका परफॉर्मेंस प्रधानमंत्री मोदी का देखा नहीं था, उनका पहली बार ऐसा मौका मिला था। 2019 में सबका साथ सबका विकास और गुड गवर्नेंस के नाम पर आपने रिपीट किया। अब 2024 में आप क्या करेंगे? इसी बात को अब आगे बढ़ाने वाले हैं। आज देश जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, 10वीं इकोनॉमी से बढ़कर के हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गए। ब्रिटानिया को पिछाड़ करके, ब्रिटेन को पिछाड़ करके हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गए। मोबाइल में हम 97% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल में यहाँ हो रहा है। एप्पल भी यहाँ पर बनने लगा है। हमने बचपन में सुना था जापानीज कार के बारे में, डैटसन, टोयोटा की बात सुनते थे। आज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भारत तीसरे नंबर पर खड़ा है, जापान को हमने ओवरटेक कर लिया है। आज अगर हम फार्मास्यूटिकल्स में बताएं तो हम दुनिया की इफेक्टिव फार्मेसी में दुनिया की हम फार्मेसी बन गए। 200 कंट्रीज को हम अपनी दवाइयाँ बेच रहे हैं, सबसे सस्ती हैं और सबसे असरदार दवाइयाँ हैं। ये दुनिया हमारा लोहा मान रही है। ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ हम बढ़ने को, लक्ष्य को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी लेकर के चले हैं, उसको हम आगे बढ़ाएंगे और वो मोमेंटम गेन कर चुके हैं और वो मोमेंटम हम सबको देखने को मिल रहा है। आज दुनिया में भारत का स्थान मोदी जी के द्वारा, आज G20 यहाँ हो रहा है। G20 का होना तो ठीक है, लेकिन G20 के कंटेंट में जो भारत का कंट्रीब्यूशन है और विशेष करके प्रधानमंत्री मोदी जी का कंट्रीब्यूशन है, इंडिया का कंट्रीब्यूशन है जो मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, वह दुनिया मान रही है उस बात को। और इसके साथ साथ भारत में सभी का साथ लेकर के सबका विकास हो। अब एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन,
मैं बार बार बोलूँगा, एम्पावरमेंट ऑफ यूथ, एम्पावरमेंट ऑफ फार्मर्स, एम्पावरमेंट ऑफ मार्जिनल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, एम्पावरमेंट ऑफ दलित्स, एम्पावरमेंट ऑफ ट्राइबल्स। तो ये सबको लेकर के साथ लेकर के चलना है। अब जो आपने मुझे बताया, इसमें कहीं भी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई नहीं है, नहीं, ये सबके लिए बराबर है। फिर भी बीजेपी की जो एक इमेज है यहाँ भी और बाहर भी, वो हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी की ही इमेज बार बार आती है। और बार बार जब आप चुनावी कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें आता है कि नहीं, मुसलमान आपको वोट नहीं देगा। क्या आप इस छवि को तोड़ना चाहेंगे? हम तोड़ना चाहेंगे, और हम निश्चित रूप से, जब हम सभी पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर बोलते हैं हमारी कोई भी स्कीम किसी धर्म और कास्ट के लिए नहीं है, सबके लिए है, और हम सबकी एम्पावरमेंट कर रहे हैं। और हमारा ये मानना है कि सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास लेकर के हम चलेंगे। आने वाले समय में ये ठीक है कि हमारे विरोधियों ने डिविजिव पॉलिटिक्स की, वोट बैंक पॉलिटिक्स की, उनको डरा के रखा, और हमारे को उन्होंने हमेशा इस तरीके से पेंट किया एज इफ हम उनके विरोधी हैं। लेकिन समय के साथ साथ वो भी समझ रहे हैं, अब समय के साथ साथ उनके भी ध्यान में आ रहा है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। इसीलिए मैंने कहा ना कि आज नागालैंड में अगर हम रिपीट कर रहे हैं तो ये छोटी घटना नहीं है। गोवा में अगर हम रिपीट कर रहे हैं तो ये छोटी घटना नहीं है। आगे लोग हमारे साथ जुड़ते चले जाएंगे, हमारे ऊपर विश्वास उनका जमता चला जाएगा। और हमारी भी तो ऑर्गेनिक ग्रोथ हुई है। हम 80 में कहाँ पर खड़े थे, 1980 में हम कहाँ खड़े थे जब हम आए थे? इस 42 वर्ष की यात्रा में हम आज कहाँ खड़े हैं? तो हम आगे बढ़ेंगे। अगले 10 साल बाद आप शायद ये प्रश्न न पूछें मुझसे, क्योंकि उस समय तक हम उनके साथ अपने विश्वास को जमा पाए होंगे। आपके जो ट्रेडिशनल वादे थे लोगों से, वो आप पूरे कर चुके हैं। आपने राम मंदिर बना दिया, आपने 370 भी हटा दिया, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड उसमें एक बचा हुआ है। क्या आपको लगता है कि अगले चुनाव से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड का वादा भी आप पूरा कर देंगे, और उससे आपको बहुत एक जनता की तरफ से भी आपको तारीफ मिलेगी? नहीं, ठीक है, हमारे यूनिफॉर्म सिविल कोड के हम पक्षधर रहे हैं, लेकिन इसको हम स्टेट वाइज कर रहे हैं। गोवा ने कर दिया है, उत्तराखंड इस पे काम कर रहा है, गुजरात इसमें काम कर रहा है, उत्तर प्रदेश इसमें काम कर रहा है, हमारे असम इसमें काम कर रहा है। सबको अपने अपने स्टेट्स में इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं, और इसके हम पक्षधर रहे हैं। इससे एक स्ट्रॉन्ग नेशन और यूनाइटेड नेशन का विषय आगे बढ़ेगा। इससे जो अगला विषय मेरे दिमाग में आता है वो ये कि देखिए, आप इस तरह के चीज़ें करते हैं, लेकिन आजकल ये नया रिवाज चला है बात बात पे अदालत में चले जाना, बात बात पे किसी भी आपने कोई नई डील, कोई नया फैसला किया, ये सारे जो हमारे फैसले में मैंने आपको गिनाए, ये सब अदालत में चैलेंज हो चुके हैं। अब अदालत ने एक नया फैसला अभी 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लेकर किया कि अब उसे भी चीफ जस्टिस साहब ही वही चुनेंगे, यानी वो उस कमेटी में रहेंगे। इस तरह के जो कोर्ट की जो ओवर रीच है, उसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो प्रजातंत्र के राज में न्यायालय का सम्मान होना चाहिए, और न्यायालय के जजमेंट्स का भी सम्मान होना चाहिए। इस जजमेंट को पूरी गहराई से मैंने अध्ययन नहीं किया है, लेकिन इतना ज़रूर है कि सरकार इसका अध्ययन करके जो भी रिएक्शन करना होगा, जो भी उस पर आगे काम करना होगा, वो कार्रवाई करेगी। लेकिन हम कोर्ट का सम्मान करें। लेकिन इसको आप ये मानते हैं कि जब इस तरह का कोई निर्णय आता है, उससे इंप्रेशन ये जाता है कि शायद चुनाव आयोग की न्यूट्रलिटी पर सवाल उठ रहा है, कि चुनाव आयोग में आपने कैसे अपनी मर्जी से लोगों को ले आए, एंड दे आर एक्चुअली, चुनाव आयोग आपको सर्व कर रहा है, बीजेपी का पक्ष ले रहा है। देखिए, डेमोक्रेसी में हमेशा नए नए विषय आते रहते हैं। कई विषय सेटल हो जाते हैं, कई विषय अनसेटल्ड होते हैं, कई विषयों पर डिस्कशन आगे भी चलती रहती है। तो ये इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। वन शुड नॉट गेट वेरी मच डिस्टर्ब्ड ऑल्सो, एंड वन शुड नॉट टेक इट अदरवाइज ऑल्सो। ये प्रिंसिपल क्या है? न्यायालय का हम सम्मान करते हैं, उनके द्वारा की गई टिप्पणी या उनके द्वारा किया गया जजमेंट, उसका अध्ययन करके सरकार नेसेसरी कार्रवाई करेगी। अब अरविंद केजरीवाल की बात कर लेते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल आपको बहुत, बीजेपी को सबसे ज़्यादा परेशान कर रहे हैं? और देखिए, दिल्ली में उनसे आप हारे, फिर आप पंजाब में उनसे आप हारे, फिर गुजरात में भी उन्होंने आपके ना चाहते हुए भी अच्छी खासी सीटें ले ली, और अब वो राष्ट्रीय पार्टी भी बन चुके हैं। देखिए, मैं फिर कहता हूँ, ये प्रजातंत्र है, और हम लोग किसी से डरने वाले नहीं हैं, ना ही हम किसी से परेशान होने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल जी के बारे में आपने बात की, या आम आदमी पार्टी के बारे में बात की। दिल्ली में
इन्होंने कांग्रेस का साथ लेकर के एक बार सरकार को बनाया, बाद में कांग्रेस समाप्त हो गई, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर बढ़ता जा रहा है एंड वी विल टेक ओवर। हम टेक ओवर करेंगे। आपने पंजाब की बात की, पंजाब में हम कभी थे ही नहीं, हम 23 सीटों पर लड़ने वाली पार्टी थी, हमारा समझौता टूट गया, हम पहली बार 70 सीट्स के आसपास हम गए। अगली बार हम भारतीय जनता पार्टी ही आप पार्टी को टक्कर देगी और हम ही सरकार बनाएंगे, ये वहां की स्थिति है। लेकिन आप आम आदमी पार्टी की बात करते हैं, ये उत्तराखंड गए, जमानत जब्त करा करके आए सारी सीटों पर, और इनका जो कन्वीनर थे वो तो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर गए। उत्तर प्रदेश में ये चुनाव लड़े, अब मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं याद है, 365 या कितने लड़े थे, सब पर जमानत जब्त हुई। ये गोवा लड़ने गए, हमको तो गोवा में दिखता ही नहीं था कि बीजेपी लड़ रही है, इनके ही पोस्टर लगे हुए थे, इनके ही एडवर्टीजमेंट चल रहे थे, न्यूज़पेपर में भी यही छाए हुए थे। क्या रहा इनको वहाँ जमानतें जब्त करा ली। कभी कभी जो एयर टाइम इनको मिलता है और जिस तरीके से वो पूरा अपना माहौल बनाते हैं हर जगह, उससे कभी कभी डज इट स्केयर यू समटाइम कि भाई ये तो चारों तरफ यही दिखाई दे रहा है? नहीं, हम कभी चिंता नहीं करते, क्योंकि हम जमीन पर काम करने वाले लोग हैं। हाँ, ये एक माहौल को बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन अब जनता भी जान गई है, जनता भी इनसे परिचित हो गई है। ये मैं आपको आईबी रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। अभी उन्होंने सीबीआई का भी बताया कि सीबीआई के जो सीबीआई के अफसर हैं वो अरेस्ट नहीं करना चाहते थे, आपने जबरदस्ती मनीष सिसोदिया को अरेस्ट करवाया, और तभी सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से इनकार कर दिया, और तभी कोर्ट में इनको राहत नहीं मिली, और तभी 9 महीने से सत्येंद्र जैन जेल की सलाखों के पीछे हैं। तो ये सब चीजें बताती हैं। और किसी आपने देखा सुधीर जी, आज दिन तक कोई भी आजाद भारत में नेता पोस्टर लेके चला हो कि मैं कट्टर ईमानदार हूं, इसका सर्टिफिकेट लेने की जरूरत पड़ रही है, कट्टर ईमानदार हूं, तो ऐसे लोग, इनको सीरियसली कौन लेता है ये? और इन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी, मैंने एक दिन एक इंटरव्यू में कहा था कि इनको लगता है कि हम ये छल से बहुत बड़ी कमाई कर रहे हैं। लीडरशिप और पार्टी क्रेडिबिलिटी पर खड़ी होती है। आप कितना इरोड कर रहे हो अपनी क्रेडिबिलिटी को, कौन अब गुजरात की जनता कभी इन पर विश्वास करेगी? आपको लगता है आम आदमी पार्टी ऑलरेडी अपनी पीक पर है या अभी और ऊपर जाएगी? नहीं, दे हैव हिट देयर पीक। यस, इनको चैलेंज ये समाप्त ही होंगे, और उसका भी मैं कारण बता देता हूं कि अनसाइंटिफिक तरीके का ग्रोथ है, इसलिए ये चलेगा नहीं। मनीष सिसोदिया अगर बीजेपी में ज्वाइन कर लें तो क्या उनके केस माफ कभी संभव ही नहीं है, हमारे कोई इस तरह की कोई बात ही नहीं है, और हम क्यों लें ऐसे आदमियों को? नहीं, वही कह रहे हैं कि जो शिक्षा के नाम पर चलता रहा और सारी दिल्ली को शराब में डुबो दिया, सारी दिल्ली को शराब में डुबो दिया, और अन्ना हजारे के आगे नारे लगाते रहते थे, जिन्होंने सारी जिंदगी शराब के खिलाफ आंदोलन किया, उनके लोगों, उनके शिष्य इस तरीके से दिल्ली को शराबमय कर दिया। ये ऐसे लोगों को लेकर भारतीय जनता पार्टी तो आगे नहीं चलेगी। पंजाब की हम बात कर रहे थे, अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि खालिस्तान का जो आंदोलन है उसको लेके मैंने काफी वहां वो दोबारा से उठ रहा है वहां पर। अभी आपने जो देखा होगा पुलिस स्टेशन पर भी उन्होंने कब्जा कर लिया। ये कितना चिंता करने वाली बात है? देखिए, आम आदमी पार्टी में लॉ एंड ऑर्डर डिटेरियोरेट होगा ही होगा, और वो डिटेरियोरेशन हम सबको देखने को मिल रहा है पंजाब में। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर ये स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी भारत सरकार से जो भी कोई मदद मांगेंगे वो भारत सरकार देने के लिए हमेशा तैयार रहती है। और जहाँ तक आपने मूवमेंट का सवाल कहा है, इसको इन डेप्थ डिस्कस करने के लिए और डिटेल में इसकी चर्चा करने के लिए जितने रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर आम आदमी पार्टी को रखना चाहिए वो उसको अख्तियार करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार उनकी है, पार्टी उनकी है। बहुत से प्रश्न चुनाव के दौरान लगे कि आपकी फंडिंग टेररिस्टों के द्वारा हुई क्या, जवाब नहीं मिला। आपके टेररिस्टों के साथ संबंध रहे हैं क्या, जवाब नहीं मिला। अरविंद केजरीवाल से प्रश्न पूछा गया, उनका जवाब नहीं मिला। हाँ, रोपे पेड़ बबूल का आम कहां से हो, ये प्रिंसिपल, ये स्टैंडर्ड प्रिंसिपल है। पर आपको लगता है इसका एक सॉल्यूशन ये भी हो सकता है कि आप वहां राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं? नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है। हम लोग हमेशा वी बिलीव इन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म,
और इसीलिए मैंने कहा लॉ एंड ऑर्डर के लिए हम उनकी पूरी मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। बाकी वो अपनी चीज़ को संभालें, क्योंकि स्टेट होम डिपार्टमेंट जो है स्टेट का, वो उसको देखने की ज़रूरत है। अभी एम.के. स्टालिन जी के जन्मदिन पर सारे विपक्षी नेता इकट्ठे हुए और उन्होंने ये तय किया कि हमको बीजेपी से मिलकर लड़ना चाहिए, प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये बाद में देख लेंगे। 2024 का चुनाव भी क्या आप मोदी वर्सेस ऑल के रूप में देखते हैं? देखिए, हम कभी भी किसी की कमजोरी पर चुनाव नहीं लड़ते, हम अपनी मजबूती पर चुनाव लड़ते हैं। मैंने उत्तर प्रदेश में भी इसी बात को कहा था, जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिल गई थी, फिर उसके बाद समाजवादी और बीएसपी मिल गई थी, सबने कहा था बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन है। मैंने कहा आ जाओ लड़ लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी सीपीएम और ये कांग्रेस वाले त्रिपुरा में लड़के हटे, 3 सीटें कांग्रेस को मिली हैं, लड़ लो। हम तो लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। बदरुद्दीन के साथ आपने आसाम में हाथ मिलाया, हाँ हम लड़ने के लिए तैयार हैं। मुस्लिम लीग के साथ आपने केरल में हाथ मिलाया, बहुत अच्छी बात है। ये सब आप प्रयास करो। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि हम किसी की कमज़ोरी पर सरकार में आए, ये हमारा उद्देश्य नहीं होता है। हम अपनी बुलंदियों पर आए, ये हमारा उद्देश्य पर ये सब लोग तो और मैं फिर बता दूँ, इनको ये नहीं मालूम है कि इलेक्शन मैथमेटिक्स नहीं है, इलेक्शन केमिस्ट्री है। और केमिस्ट्री में हमेशा वोट देने वाला जब केमिस्ट्री मैच करती है तो उधर वोट डालता। और आप केमिस्ट्री के बहुत बड़े प्रोफेसर हैं। नहीं, मैं तो नहीं हूँ, लेकिन हमारे सब लोग मिलते हैं तो पार्टी के पास मंथन होकर के बेस्ट इंफॉर्मेशन तो आती ही है और बेस्ट स्ट्रैटेजी बनती ही है, तो उसको हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे पास एक से एक स्ट्रैटेजी। तो यू हैव अ केमिस्ट्री लैब। यस सर्टनली। लेकिन देखिए, अब एक बिल्कुल जैसे हम ब्लैक एंड व्हाइट की बात करते हैं, एक तरफ एक नैरेटिव है मोदी तेरी कब्र खुदेगी, दूसरा नैरेटिव है मोदी तेरा कमल खिलेगा। इन दोनों के बीच में इस देश को तय करना है, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि इसमें कुछ 50-50 जैसा चांस है? कुछ लोग इधर भी जाएंगे, कुछ लोग उधर भी जाएंगे। देखिए, कमल ही खिलता जाएगा, कमल ही खिलता जाएगा। और मैं आपको एक बात बता दूं, जो ये शब्दावली है कब्र खुदेगी या मर जा, ये भारत की पॉलिटी इसको एक्सेप्ट नहीं करती है। और यह मैं आपको बताता हूं, मोदी जी अपनी तपस्या और अपने काम से, अपने फोकस से कमल ही खिलाते रहेंगे और पार्टी सारी उनके साथ खड़ी होगी। क्योंकि देखिए, एक बार उनको पहले चाय वाला कहा तो आपको लोगों को बड़ा गुस्सा आया इस पर, फिर नीच कहा गया, बहुत कुछ कहा गया, बहुत कुछ, मौत का सौदागर कहा गया। क्या आपको लगता है कि ये जो मोदी तेरी कब्र खुदेगी का जो नारा है, ये एक्चुअली आपके वोटर को यूनाइट कर देगा? देखिए, मैं फिर कहूंगा कि ये जो भाषा जो बोल रहे हैं, उनके प्रति आग्रह तो पैदा नहीं होगा, दुराग्रह पैदा होगा, ये तो हमको समझना चाहिए। और कमल अपनी मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित को मजबूती प्रदान कर रहा है, उसके प्रति हमको आशीर्वाद कमल को मिलेगा। अब हम बिल्कुल अपने इंटरव्यू के आखिरी दौर में आ गए हैं। आपका जब हम विश्लेषण करते हैं तो बीजेपी को सबसे ज्यादा टक्कर मिल रही है क्षेत्रीय पार्टियों से। जब तक आप कांग्रेस से लड़ते हैं, आप कांग्रेस को आसानी से हरा देते हैं, लेकिन जहां जहां क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत हैं, आप चाहे ममता बनर्जी देख लीजिए, डीएमके देख लीजिए, केरल में देख लीजिए, वहां वहां आप पीछे रह जाते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि ये क्षेत्रीय दल ही आपकी सबसे बड़ी चुनौती है जब आप 2024 में जाएंगे, ये आपकी सीटों को बांध के रख लेगी? देखिए, चुनाव में रीजनल फीलिंग्स को बढ़ा करके लोगों का सपोर्ट लेना, ये काम चलता ही रहता है। हम राष्ट्र निर्माण के साथ आगे बढ़े हैं, इसलिए नेशनल कमिटमेंट के साथ, यूनिटी अमंग डाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए, डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट करते हुए, रीजनल सेंटिमेंट्स को ध्यान में लेते हुए हम साथ लेने का प्रयास कर रहे हैं। जो रीजनल पार्टीज की आपने बात बताई, कई स्टेटों में वो टक्कर में हैं, कई स्टेटों में हमने उनको टक्कर में शिकस्त दे दी है, आगे चल करके हम और में उनको देंगे। क्यों, ये भी मैं बता दूं, और मैंने पहले भी कहा कि एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, all these regional parties have now slowly converted into family parties. And when you become a family parties, your growth is going to stop. और आप श्रिंक करना शुरू करेंगे,
क्योंकि वो विचार से जुड़ा ही नहीं होगा, वो एस्पिरेशंस को ध्यान में रख ही नहीं पाएगा, और वो जो सेंटिमेंट्स खड़ा करेगा उससे पार्टी कोई आगे काम नहीं कर सकेगी। अब आप देखिए, हम और भारतीय जनता पार्टी रीजनल फीलिंग्स को, सेंटिमेंट्स को रिस्पेक्ट करते हुए, प्रधानमंत्री मोदी जी अगर यूएनओ में जाते हैं तो वो तमिल लिटरेरी फिगर्स की चर्चा करते हैं, विश्वेश्वर की चर्चा करते हैं, और कई लोगों की चर्चा करते हैं, और उनको एक तरीके से एक वहाँ के कल्चर को हाईलाइट करते हैं, वहाँ के लिटरेचर को हाईलाइट करते हैं। तो रीजनल सेंटिमेंट्स को, रीजनल एस्पिरेशंस को नेशनल कमिटमेंट के साथ ब्लेंड करके देश को मजबूती की ओर ले जा रहे हैं। तो यही रास्ता है, और ये वर्षों तक नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी ने इन सब चीज़ों की चिंता नहीं की, इसलिए तमिलनाडु से इनके 60 साल पहले जो पांव उखड़े सो आज दिन तक उखड़े हुए हैं। ये इन्होंने आंध्र भी दिया, तेलंगाना भी दिया, न घर के रहे, न घाट के रहे, न आंध्रा के रहे, न तेलंगाना के रहे, ये इनकी स्थिति हुई है। तो ये जब तक आप सही ढंग से चीज़ों को नहीं करोगे, और मैं रीजनल पार्टीज में भी कहता हूँ, कुछ जगह पर वो चैलेंज थे, आज हमने शिकस्त दे दी है, आगे चल करके हम और भी शिकस्त देंगे, क्योंकि हमारा रास्ता देश सेवा की दृष्टि से है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास लेकर के है, और सबको एक सूत्र में पिरो करके चलने का है। और हमारे यहाँ हम सारे समाज को एक परिवार के रूप में देखते हैं, इसलिए हमें सफलता मिलेगी ही मिलेगी। और ये परिवार की पार्टियां ये सिकुड़ेंगी ही सिकुड़ेंगी। इसमें पर मैं एक आपकी कमी बता सकता हूं। आपको ऐसा नहीं लगता कि आपका रीजनल पार्टियों का मुकाबला करने के लिए यू मस्ट हैव वेरी गुड रीजनल लीडरशिप? आपके पूरे पोर्टफोलियो में और आपकी टीम में स्ट्रॉन्ग रीजनल लीडर्स की एक कमी दिखाई देती है, जो उनका सीधे मुकाबला कर सके। देखिए, ये ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, लीडरशिप डज नॉट ग्रो इन 2 days। लेकिन यस, हमारे तरफ से बहुत इसके लिए प्रयास हुआ है, और बहुत हद तक हमने लीडरशिप ग्रो कराई है, और वो लीडरशिप ग्रो होकर के हमने उन रीजनल लीडर्स को, रीजनल पार्टीज को चैलेंज दिया है। ये हमारी सिचुएशन आई है। मैं इस फोरम पर नामों की चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन अब नाउ वी हैव गॉट अ बैटरी ऑफ लीडर्स, एंड इन टाइम्स टू कम दे विल शो देयर मेटल। तो हमारे दर्शकों को आप कुछ बताना चाहेंगे? आज कोई अपना टारगेट सेटिंग करना चाहेंगे देश के लोगों के सामने? नहीं, मैं देश के लोगों को एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि देखिए, ये अमृत काल है, और अमृत काल में ये हम सबके लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि देश को प्रधानमंत्री मोदी जी जैसा नेता मिला है, प्रधानमंत्री मिले हैं, और जिन्होंने इस अमृत काल में देश को ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प लिया है। आइए हम सब लोग मिलकर के देश को उस ऊंचाई तक, उस बुलंदियों तक ले जाने में अपना योगदान करें। विशेष करके मैं युवाओं को अपील करना चाहूँगा, क्योंकि भविष्य उनका है, अगले 25 साल उन्होंने देखने हैं, और उनको मजबूती, अगर भारत को मजबूत होते हुए देखने का मैं और अपना सहयोग करने का मौका मिलेगा, तो आई थिंक दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर देम। वी शुड यूटिलाइज दिस अपॉर्चुनिटी। आपके जो नतीजे आए हैं नॉर्थ ईस्ट के, वो इसी हफ्ते आए हैं, और हमारे जो कार्यक्रम है ये सैटरडे को और संडे को टेलीकास्ट होगा, मतलब वीकेंड पे। आप जीते हैं तो इस वीकेंड पे थोड़ा सा आप रिलैक्स करेंगे, कुछ उत्सव मनाएंगे, कुछ खुशियां मनाएंगे, या ये भी एज यूजुअल? नहीं, हम नए कामों पर लग पड़े सुधीर जी। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कभी छुट्टी नहीं ली, और कभी वो रुके नहीं, तो हम सब लोग भी उसी तरीके से काम करते हैं। छुट्टी मनाना अब हमारे कल्चर में ही नहीं है अब यार, अब नसीब में नहीं है। हम वी इंजॉय। अगर मान लीजिए संडे भी है, तो उस दिन हम क्या कर सकते हैं, उस दिन हम किस तरीके से बैकलॉग को निकाल सकते हैं, इस बात को हम सोचते हैं। बट ये कैसी फीलिंग है व्हेन यू जब आपके लाइफ में से वीकेंड निकल जाता है? नहीं, हमें फीलिंग नहीं होती। उसी मैनेजमेंट का एक प्रिंसिपल और भी है, चेंज ऑफ नेचर ऑफ वर्क ऑल्सो गिव्स यू रिलैक्सेशन। तो संडे को ऑफिस तो नहीं जाएंगे, तो घर पे कुछ बैकलॉग निकाल सकते हैं। वो नेचर का, काम का नेचर चेंज हो सकता है। कई लोगों से मिलना है, आप आराम से उनको समय दे सकते हैं मिलने के लिए, बहुत दिनों से वो रुका पड़ा होता है। कई लोगों को आपने पार्टी में जोड़ने के लिए उनके साथ बातचीत करनी है, तो वो ऐसे दिनों का उपयोग हो जाता है। तो उस दिन कोई मीटिंग्स नहीं होती हैं, पर आपके कार्यकर्ता आ जाते होंगे उस दिन? तो उनके साथ मिलना हो जाता है, इनफॉर्मल चैट हो जाती है, बहुत अच्छा लगता है।
थैंक यू सो मच नड्डा जी, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको अगले चुनाव के लिए। धन्यवाद।